स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से उत्तर भारत में भीषण सर्दी हो रही है, इसलिए हमारे जो बड़े उम्र के लोग हैं यानी कि वृद्ध कह सकते हैं, उन पे किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है या उसका बचाव किस प्रकार हम करेंगे, इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि वयोवृद्ध या सीनियर सिटीजन या एल्डरली जिनको हम कहते हैं, वो किस उम्र से प्रारंभ होती है। पहले तो ये जाने 60 साल या 65 साल। 60 साल इसलिए मैं कह रहा हूँ, सरकारों ने जब सेवानिवृत्त करते हैं, रिटायर करते हैं, तो 60 साल की उम्र में वो सेवाओं से एक तरीके से उनको फ्री कर देते हैं, इसीलिए उनकी उम्र 60 साल बनाई गई है। इससे पहले 58 साल भी थी। अब जिस प्रकार से आदमी की लाइफस्टाइल बेशक खराब है, पर मेडिकल सुविधाओं के होने से उनको 5-5 साल एक प्रकार से एक्स्ट्रा मिल गया है, जैसा कि 63 साल या 65 साल की उम्र अब आम हो गई है। वैसे भी जो पश्चिमी देश हैं वहाँ भी ये उम्र 65 साल की है, और ऐसे ही जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो 65 साल की उम्र को एल्डरली या बुज़ुर्गों के लिए या वयोवृद्ध के लिए मानता है। हमें इसका कोई इससे अर्थ नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि बड़ी उम्र के अंदर शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या यूं कहें उन बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। पहले तो आप ये जानें कि जिस व्यक्ति के अंदर, स्त्री हो या पुरुष, उसके अंदर उसकी जो अपनी दिनचर्या है, यहाँ तक कि खाने की, पीने की, हजम करने या पाचन करने की या एक्सक्रीशन करने की, वो निष्कासन करने की, वो भी एक प्रकार से स्लो हो जाती है। बोलना भी स्लो हो जाता है, सुनना भी स्लो हो जाता है, बाल भी सफ़ेद होते हैं, निगाह भी कमज़ोर हो जाती है, और हमारे स्किन की, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो मांस है स्किन के नीचे, वो चमड़ी के नीचे, वो भी कम हो जाता है। तो शरीर का भार गिरना स्वाभाविक है। ऐसे ही जो हमारे जोड़ हैं, उनके चारों तरफ जो मांस है, एक प्रकार का जो कवर है, जैसे पेट के कवर हैं, मसल भी एक प्रकार का कुशन का काम करते हैं, बचाव करते हैं, चाहे चोट से बचने के लिए या सर्दी से बचने के लिए भी ये ज़रूरी है। पर हम देखेंगे सर्दियों में विशेषकर जिस प्रकार तापमान गिर चुका होता है, हमारे भीतर, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके भीतर एक प्रकार की गर्मी जो होनी चाहिए वो नहीं बनती है। इससे शरीर में ठंडापन आ जाता है, जिसको हाइपोथर्मिया के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात नॉर्मल से कम जब तापमान होता है, उसको हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होने लगती है। जब ये ज़्यादा होती है तो हमारा सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन सिस्टम, वो हमारा प्रभावित होता है। जब वो प्रभावित होता है तो खून का जो दौरा जैसा होना चाहिए वो नहीं होता। जब हमारे जो हार्ट की कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें पहुंचेगी, और उन दोनों के मिलने से हमारे ब्रेन में भी स्ट्रोक या फॉलिज मारा जा सकता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। ऐसे ही आप देखेंगे पेट के अंदर जिस प्रकार से निष्कासन नहीं होता हमारे मल का, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करता है, जिससे हमें बीमारियां होती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे लीवर भी हमारा डिस्टर्ब होता है सर्दियों में खासकर। इसके अलावा किडनी है, वो भी प्रभावित होती है। और ऐसे ही आप देखेंगे इन सब रोगों के कारण हमारे जो घुटने हैं उनमें भी दर्द होता है। और इसके अलावा एक और मुख्य चीज़ है, वो है हमें नींद का ना आना, हमारी याददाश्त प्रभावित हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं सर्दियों के अंदर आम तौर से मिलती हैं, जिसका हमें खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा। किनको, जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, वयोवृद्ध हैं, और परिवार के सदस्य भी अपने कॉपरेशन की सहायता से, मदद से उनको इस रोगों से प्रभावित ना हो, वो उनके साथ खड़े रहते हैं। आपने अवश्य नोट किया होगा, जब बड़ी उम्र हो जाती है तो हमारे यहाँ क्या प्रक्रिया है जिससे हम अपने आप को बचा पाएँ, उन रोगों के प्रभाव को हम कर सकें। इसके अलावा ये तो मैंने आपको साधारण सी बातें बताई। इसके अलावा कई लोग बहुत सारे रोगों से पीड़ित भी होते हैं, जैसे घुटनों के दर्द हैं। बेशक उनका शरीर ज़्यादा है, उनका चलना फिरना कम हो जाता है, उससे भी होता है। उनको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, और इसके साथ साथ उनको डायबिटीज़ भी रहती है। यहाँ तक कि अब जो कैंसर है ये आम मिलने लग गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड के ज़्यादा होने से जब खून का सर्कुलेशन नहीं होता है,
तो खून का सर्कुलेशन ना होने से शरीर के आखिरी अंग तक, चाहे वो दिमाग का हो, जोड़ों के हों, स्किन के नीचे किसी और हमारे भीतर के जो अंग हैं वहाँ तक यदि खून ठीक से नहीं पहुँच पाता, ना तो पोषक द्रव्य वहाँ पहुँच सकते हैं, ना ही वहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँच सकती है। इसलिए हमारा शरीर जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। अब रही बात है सर्दियों के अंदर हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, ये बात मैं आपको उसी जो मैंने आपको पहले बताया, जो हेल्थ के 3 पिलर्स हैं, उसके अनुसार मैं आपके साथ कुछ ज्ञान साझा करना चाहूँगा। सर्दियों के अंदर बेशक आप अपने भीतर घर के अंदर रहते हैं, इसमें भी आप कुछ प्रयास करें घर के अंदर चलने का, कुछ एक्सरसाइज करने का, जिसको लोग योग जानने वाले लोग कहते हैं कि आप घर के अंदर सूक्ष्म व्यायाम करिए, अर्थात जोड़ों के जितने भी व्यायाम कर सकते हैं आप घर बैठे अवश्य करें। कुर्सी पे बैठ के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप गर्म पानी का सेवन करें। इस गर्म पानी के सेवन करने में आप ये देखें, यदि आप हल्दी का प्रयोग करें बहुत बढ़िया होगा। ऐसे ही अदरक है, उसको आप सौंठ भी कहा जाता है, उसका भी आप अलग से पानी के अंदर उबाल के उसका सेवन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था लौंग है, इलायची है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। दालचीनी का सेवन कर सकते हैं, चाहे तो आप एक एक दो दो मिला के भी कर सकते हैं। रही बात है कि जिस प्रकार से इस मौसम के अंदर हमारी इम्यूनिटी भी कम हो गई है, तो हम क्या करें, इसके लिए शरीर के ऊपर एक्सरसाइज करने के बाद शरीर के ऊपर कुछ तेल का मालिश करें। अब तेल कौन सा हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो जो भी तेल हो उसे आप गर्म करके अवश्य ही अपने शरीर पे लगाएं। खुद नहीं लगा सकते हैं तो दूसरे की मदद से आप अपने शरीर को इस प्रकार से तेल लगाएं कि आपके शरीर के अंदर खून का दौरा अच्छा होगा, शरीर के टॉक्सिन जो हैं अंदर वो निकलेंगे, तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को नयापन महसूस करेंगे। और नयापन होने से आपके बहुत सारे जो बीमारियां हैं, या यूँ कहें बीमारियों के बढ़ने के प्रभाव को काफ़ी हद तक आप कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा आपका चलना घर में बहुत ज़रूरी है, चाहे तो आप किसी की मदद से घूमें, चाहे आप लाठी या छड़ी लेके घूमें, आप दीवार का सहारा लेके भी घूम सकते हैं। सीढ़ी जो है आप चढ़ सकते हैं, यदि सांस की कोई दिक्कत नहीं है, शरीर का आपका भारीपन ज़्यादा नहीं है, तो आप सीढ़ी नीचे ऊपर हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, आप अपने समय को सुनिश्चित करें कि आपने किस समय क्या करना है, चाहे पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, आपने कोई बुक पढ़नी है, म्यूज़िक सुनना है, या जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस प्रकार से इन चीज़ों को सुने, ताकि ना तो उनमें अकेलापन हो और ना ही उनके अंदर एक प्रकार से उनका मोराल मनोबल गिरे। इसके लिए आप चाहे वो अपना धार्मिक सुनना चाहें वो सुने, सामाजिक सुने या राजनीतिक सुने, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको उन चीज़ों का पॉजिटिव इफेक्ट हमारे दिमाग पे रहना चाहिए। जब हमारा दिमाग पॉजिटिव रहेगा, ना तो अकेलेपन का या अवसाद या डिप्रेशन का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें, लेकिन ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि मुझे अकेलापन महसूस ना करें, इसके लिए मुझे सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक जितने आपके घर में परिवार के लोग हैं, छोटे विशेषकर, उनसे आप ज़्यादा संपर्क करें। एक प्रकार से आप जानिए, जितना हम बच्चों के साथ, अपनी छोटी उम्र के बच्चों के साथ तालमेल बना के रहेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा। आप मन प्रसन्न होने के साथ साथ आपका मनोबल बढ़ेगा। इससे आपकी जो इम्यूनिटी गिर रही है उम्र के हिसाब से, वो भी गिरेगी नहीं बल्कि बनी रहेगी। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। एक बात मैं अवश्य आपको कहना चाहूँगा, जिस प्रकार मैंने हर्बल टी में आपको बताया कि आप विशेषकर बड़ी उम्र के अंदर आप अर्जुन का जो छाल है उसका पाउडर है, आधा चम्मच यदि आप एक गिलास में बना के उसको उबाल के ठंडा करके पिएंगे, बेशक उसको आप 2 या 3 दफ़ा में पिएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही अश्वगंधा का पाउडर लें, उसको भी आप पी सकते हैं। और अदरक का जैसे मैंने आपको बताया उसका पालन भी आप करें, वैसे ही आप चाय बना के पिएं। एक बात और ध्यान दें कि यदि आपको बाथरूम आने की ज़्यादा इच्छा होती है, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या बड़ी उम्र के अंदर लेडीज़ को निमोनिया भी हो जाता है, उन सब से बचने के लिए आप पानी की मात्रा को थोड़ा कम रखें। पर ये ध्यान दें कि शाम के टाइम आप वेजिटेबल सूप ज़रूर पिएं। और कुछ चीज़ों का परहेज, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनसे आप बचें। आप खाना बेशक कम खाएं, लेकिन सॉलिड ना हो, सेमी सॉलिड हो, तो आपको खाने में भी अच्छा लगेगा, आप खा भी पाएंगे। दांतों की यदि कोई प्रॉब्लम होगी उससे भी आप खाना खाने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप ये देखिए, खाने के अंदर, चलने के अंदर
टाइम व्यतीत करने के अंदर आपको एक प्रकार से अपनी दिनचर्या को नियमित करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आप अपने आप को व्यस्त रखें और मस्त रहें। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, विशेषकर बुजुर्ग जो आदमी हैं, यदि वो परिवार में एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने यार मित्रों के साथ समय निश्चित कर लें, बाहर चाहे ना जाएं लेकिन टेलीफोन के माध्यम से ज़रूर संपर्क करके अपने साथियों के साथ उनके साथ तालमेल बना के रखें, ताकि किसी भी प्रकार से आपके ऊपर इस प्रकार से अकेलापन ना हो। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, सर्दी को आप एंजॉय करें। ये ना समझें कि सर्दी आ गई है, मुसीबत आ गई है, लेकिन यदि हम इसके साथ फाइट करेंगे एक जवान की तरह, तो हम इसका एक प्रकार से हल ढूंढ पाएंगे, ना कि बचने से। ठीक है, आप बचाव करिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें बचाव के अंदर हिम्मत नहीं हारनी है। तो आप ये एक जवान की तरह इसको भी आप समझिए कि मुझे इसको फाइट करना है, फाइट करूँगा तभी मेरे शरीर के अंदर गतिविधियाँ होंगी। सामाजिक तौर से अपने सगे संबंधियों के मिलने के साथ भी ये जो गतिविधियाँ होती हैं, इससे हमारे शरीर में भी ऊर्जा बनी रहती है, खाया पिया भी हजम होता है और हमारे दिमाग को भी एक प्रकार से ऊर्जा मिलती है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और बुज़ुर्गों का भी काम है कि वो अपने छोटों से भी उनके साथ सहायता लें। ये सब गिव एंड टेक है। समाज जिस प्रकार चलता है, एक दूसरे के साथ ऐसे परिवार चलते हैं। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ईगो जो है आज जिसको हम कहते हैं स्वाभिमान, स्वाभिमान नहीं है, अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें मिलजुल के स्वाभिमान को बनाए भी रखना है, लेकिन इस प्रकार का ध्यान रखें, आप में ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो से आपके मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो अंत में मैं यही कहूँगा, इस बुढ़ापे के अंदर सर्दी से बचने के लिए अपने आप को मजबूत करें। धन्यवाद।